यूनिट 4 संप्रेषण कम्युनिकेशन। संप्रेषण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का आशय होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होना। इस संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का होना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में दो पक्ष शामिल होते हैं। पहला पक्ष संदेश भेजने वाला होता है तथा दूसरा पक्ष संदेश प्राप्त करने वाला होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया तब पूर्ण मानी जाती है जब प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त कर लेता है तथा उसके प्रति उत्तर देता है। इस प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया दो तरफा मार्ग का अनुसरण करती है। इसमें किसी संदेश को व्यक्ति भिन्न भिन्न भावों से व्यक्त करता है। हालांकि इसमें भाषा की समरूपता एवं अनुरूपता का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार संप्रेषण शरीर के हाव भाव, आँखों की भंगिमा आदि के द्वारा भी संपन्न होता है, जो श्रोता अथवा संदेश प्राप्तकर्ता पर निर्भर करता है कि इसे उसने किस रूप में लिया है। संप्रेषण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। यह सामाजिक जीवन का आधार है जो मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को संभव बनाता है। वर्तमान में संप्रेषण के संसाधनों के विकास से संप्रेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन आया है। अर्थात आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक साथ कई लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना आसान हो गया है। संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण दो शब्दों सम तथा प्रेषण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समान रूप से प्रेषित किया गया। इसका अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिकेशन है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस और कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। कम्युनिस शब्द का अर्थ आदान प्रदान करना है। अतः संप्रेषण दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, संदेशों तथा विचारों का आदान प्रदान करना है, जो लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक हो सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक तथा संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता कहलाता है। संप्रेषण रेखीय प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में होता है। इस संदर्भ में टेलीफोन का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसमें हमेशा रेखीय संचार का संपादन होता है। संप्रेषण में दो जीवित तत्वों का होना आवश्यक होता है। इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति, संस्था और देशों तक सूचनाओं का संप्रेषण होता है। संप्रेषण में ही जब तकनीकी संसाधनों का उपयोग होने लगता है तो सूचना प्रौद्योगिकी का जन्म होता है। संप्रेषण की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। लिटिल के अनुसार मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी पहले से ही समस्त प्रतीकों के माध्यम से लोगों के बीच पारित की जाती है तथा वांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य होता है। F.G. मेयर के अनुसार मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। थियो हेमान के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे। संप्रेषण मनुष्य को जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय, किसी और तक पहुंचाना और बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संप्रेषण है। कीच डेविस के अनुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। मिलेट के अनुसार संचार साझा उद्देश्यों की साझा समझ है। एडवर्ड टीड के अनुसार संचार का अंतर्निहित लक्ष्य सामान्य मुद्दों पर मस्तिष्कों को मिलाना है। जेपाल लिगिंस के अनुसार यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए की गई
सम्मिलित क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे संप्रेषण की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की प्रक्रिया को कला एवं विज्ञान दोनों ही स्तर पर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि कला को अभ्यास पर तथा ज्ञान को वैज्ञानिक विधियों पर आकलित किया जाता है। अतः संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है, जिसको अभ्यास द्वारा प्रभावी बनाया जाता है। इसी आधार पर संप्रेषण को पुरानी कला और नया विज्ञान कहा जाता है। संप्रेषण की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के अधीन समझा जा सकता है। पहला, गतिशीलता, डायनेमिक। संप्रेषण सदैव गतिशील होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान सतत रूप से चलता रहता है, अतः गतिशीलता संप्रेषण का अनिवार्य गुण है। दूसरा है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेषण एक प्रकार का कौशल है जिसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं को शामिल करते हैं। पहला, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। इसके अंतर्गत संप्रेषण कुछ समय तक स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही लेखन कौशल का अंत होता है संप्रेषण प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है पठन कौशल, रीडिंग स्किल। पठन कौशल में संप्रेषण यद्यपि चलता तो है, लेकिन प्रेषक और श्रोता में से सिर्फ श्रोता गतिशील होता है, पाठक उसका सिर्फ एक माध्यम होता है जो सूचनाओं को पढ़ता है। तीसरा है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल पठन कौशल का ही एक भाग है। इसमें श्रोता सूचनाओं को सुनने एवं स्वयं संप्रेषण प्राप्त करता है और अन्य को भी सूचनाओं का संप्रेषण करता है। चौथा है वार्ता कौशल, स्पीकिंग स्किल। सबसे प्रभावशाली संप्रेषण का माध्यम वार्ता कौशल को माना जाता है। श्रवण कौशल एवं वार्ता कौशल पठन कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि पठन कौशल में आवश्यक नहीं कि संप्रेषण प्रभावशाली हो, लेकिन वार्ता कौशल में संप्रेषण का सफल होना असंभावी होता है। तीसरा, द्विमार्गीय संप्रेषण, टू वे कम्युनिकेशन। संप्रेषण दो तरफा मार्ग का अनुसरण करता है। जब तक प्रतिपुष्टि नहीं आती है तब तक संप्रेषण प्रभावी नहीं होता है, और जब तक प्रतिपुष्टि न हो सूचना दोहरे मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकती है। इसलिए संप्रेषण को प्रभावी बनाने में प्रतिपुष्टि को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जैसे ए से सूचना बी तक और फिर बी से प्रतिपुष्टि के बाद सूचना का प्रभाव ए की तरफ होता है। इसी प्रकार किसी भी शिक्षण संस्थान में यदि किसी शिक्षक ने जो पढ़ाया है उसकी कोई प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि छात्रों ने शिक्षक को नहीं दी तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया को निरर्थक अथवा अप्रभावी माना जाता है। निश्चित संदर्भ बिंदु। चौथा है निश्चित संदर्भ बिंदु। संप्रेषण किन बिंदुओं एवं संदर्भों के अधीन किया जाता है यह भी महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। एक ही बात विषय को कई लोगों द्वारा कई अलग अलग तरीकों से कहा जाता है। संप्रेषण के द्वारा किसी बात को कहने का तरीका, उसका सही समय, उसकी मौजूदगी एवं उसे श्रोता द्वारा किस रूप में लिया जाता है आदि तथ्यों पर निर्भर करते हैं। जैसे यदि किसी को दूध के गिलास के लिए पूछा जाए तो हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि पहला है मुझे एक गिलास दूध दीजिए। दूसरा, क्या मुझे एक गिलास दूध मिल सकता है। तीसरा है क्या मुझे एक गिलास दूध दे सकते हो। और चौथा है तुम मुझे एक गिलास दूध दो। उपरोक्त कथनों में संप्रेषण के अलग अलग भाव व्यक्त हैं, जिसके अनुसार अर्थ परिवर्तित हो रहा है, अतः एक ही बात को अलग अलग भाव में व्यक्त किया जा सकता है। पांचवा है सहज भाषा, इजी लैंग्वेज। संप्रेषण वही सही होता है जिसमें सहज भाषा का उपयोग हो। सहज भाषा प्रेषक और सूचना प्राप्त करने वाले के मध्य प्रतिपुष्टि को आसान बनाती है एवं लक्ष्य की प्राप्ति में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। पांचवा है समरूप और अनुरूपता। संप्रेषण के समय भाषा में समरूपता एवं अनुरूपता होनी चाहिए। जैसे इतिहास के तो विद्यार्थियों आपस में इतिहास से संबंधित प्रश्नों के विषय में बेहतर संप्रेषण कर सकते हैं, यह समरूपता का लक्षण है। लेकिन जब एक विद्यार्थी इतिहास में व दूसरा भूगोल में है, लेकिन जब एक विद्यार्थी इतिहास में व दूसरा भूगोल में अच्छा है, तो आपस में अनुरूपता का पालन करते हुए एक दूसरे को इतिहास एवं भूगोल की जानकारी के विषय में बेहतर संप्रेषण करते हुए सहयोग कर सकते हैं।
साथ ही एक विषय की जानकारी के बारे में बेहतर संप्रेषण करते हुए सहयोग कर सकते हैं और एक विषय की जानकारी वाले छात्र को दूसरे विषय के बारे में जानकारी हो जाती है। इस तरह संप्रेषण समरूपता एवं अनुरूपता दोनों का समर्थन करता है। सातवां है संप्रेषण संदर्भ। बेटसन के अनुसार संप्रेषण सदैव संदर्भ पर निर्भर करता है, क्योंकि संभव है कि घर के अंदर का संप्रेषण अलग हो और दफ्तर का संप्रेषण अलग। संप्रेषण संदर्भ सदैव 4 प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक संदर्भ। भौतिक संदर्भ में दफ्तर, शिक्षण सभा, कक्ष, खुली सभा आदि आते हैं। ऐसे स्थानों का प्रभाव संप्रेषण पर दिखाई देता है। भौतिक संदर्भ में किए जाने वाले संप्रेषण एक निर्धारित भाषा शैली और मानदंड का अनुपालन करते हैं। दूसरा है सामाजिक संदर्भ। भौतिक संदर्भ के संप्रेषण में भिन्न संप्रेषण की प्रकृति सामाजिक संदर्भ में पाई जाती है। सामाजिक संदर्भ में प्रेषण और सूचना प्राप्त करने वाले के आपसी संबंध उस समाज की संस्कृति एवं उसमें रहने वाले लोगों के बीच के संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक संदर्भ में संप्रेषण करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तीसरा है सामयिक संदर्भ। संप्रेषण में सामयिक संदर्भ महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसे उषा काल में धार्मिक संप्रेषण, दोपहर में व्यापारिक संप्रेषण और शाम में पूरे दिन की चर्चा में संबंधित संप्रेषण और रात्रि को अगले दिन के विकास कार्यों पर संप्रेषण आदि। सामयिक संदर्भ को प्रेषक और सूचना प्राप्तकर्ता दोनों की मानसिक आवेदना के अनुरूप संप्रेषण करने में सहायता मिलती है। और चौथा है मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक संदर्भ। संप्रेषण के दौरान प्रेषक की मानसिक अवस्थिति सूचना को प्रभावित करती है। संभव है कि प्रेषक दुखी हो तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण सही नहीं होगा। यह संभव है कि संप्रेषण प्रक्रिया में कठिनाई आ रही होगी। संभव है कि संप्रेषण प्रक्रिया में कठिनाई आ रही होगी, तो ऐसे में संप्रेषण की प्रकृति बदल जाएगी। जैसे कक्षा में अध्यापक की मानसिक स्थिति अधिगम को प्रभावित करती है। और समरूपता और अनुरूपता संप्रेषण संदर्भ के बाद हम पढ़ेंगे 8वां हाव भाव का प्रदर्शन। संप्रेषण लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक प्रारूपों में होता है। कई बार शरीर के हाव भाव, आंखों की भंगिमा आदि के द्वारा भी संप्रेषण संपन्न होता है। 9वां है विश्वसनीयता। संप्रेषण की सबसे प्रबलतम प्रकृति उसकी विश्वसनीयता होती है। गलत सूचना अव्यवस्था की जननी होती है और यह विद्रोह पैदा कर सकती है। अतः संप्रेषण के दौरान विश्वसनीयता का होना आवश्यक होता है। 10वां है निष्कपटता। संप्रेषण में निष्कपटता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। निष्कपट संप्रेषण विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें प्रेषक और सूचना प्राप्तकर्ता दोनों सूचना के प्रति सजग एवं सक्रिय रहते हैं, जो कि विकास के सूचक हैं। 11वां है ठोस। संप्रेषण प्रक्रिया में हमेशा लघु एवं ठोस सूचना को महत्व दिया जाता है। सूचना जितनी लघु एवं ठोस होगी, उसका संप्रेषण उतना ही प्रभावशाली होगा। 12वां है सर्वव्यापक। संचार निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर तथा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, लेकिन इस बीच में इसकी मूल प्रकृति में कुछ बदलाव हो जाता है। निम्न स्तर के कर्मचारी मध्य स्तर के कर्मचारी को सूचना अथवा जानकारी देते हैं तथा मध्य स्तर के कर्मचारी इस सूचना के कुछ रूपांतरण कर उच्च स्तर के अधिकारी को प्रेषित करते हैं। तो इस दौरान भी मध्य स्तर पर इन जानकारियों का कुछ रूपांतरण हो जाता है। यह एक प्रकार का सार्वभौमिक सत्य है। 13वां है एकरूपता। संप्रेषण के दौरान सूचना में एकरूपता होनी चाहिए। यदि एकरूपता नहीं होगी तो संप्रेषण प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होगा तथा संप्रेषण उद्देश्यहीन व दिशाहीन हो जाएगा। लिखित संचार के द्वारा एकरूपता को बढ़ाया जा सकता है। संप्रेषण के तत्व, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है स्पष्टता, क्लियरिटी। संप्रेषण स्पष्ट और परिष्कृत होना चाहिए। दूसरा है सततता, कंसिस्टेंसी। संप्रेषण सतत तथा संदेश प्राप्तकर्ता के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा है पर्याप्तता। संप्रेषण में पर्याप्त सूचना या संदेश होना चाहिए। और चौथा है
चौथा है सामयिकता, संप्रेषण समय से आरंभ होना चाहिए। और पांचवा है एकरूपता, संप्रेषण के अंतर्गत एकरूपता होनी चाहिए। और छठवां है लचीलापन, संप्रेषण का गुण दृढ़ता युक्त या कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सरल एवं लचीला होना चाहिए। स्वीकार्यता, संप्रेषण प्राप्तकर्ता के लिए स्वीकार्य होना चाहिए तथा उसकी अनुक्रिया सकारात्मक होनी चाहिए। आठवां है संप्रेषक, संप्रेषण के तत्वों में संप्रेषक मूल होता है जो सूचना को प्रेषित करता है। और नौवां है आग्राहक, संप्रेषक के साथ आग्राहक संप्रेषण के तत्वों में प्रमुख होता है जो सूचना को ग्रहण करता है। और 10वां है संदेश, संप्रेषण के तत्वों में संदेश संप्रेषक और आग्राहक के मध्य विचरण करता है जो विद्युत चुंबकीय आवेग की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित होता है। 11वां है माध्यम, बिना माध्यम के संप्रेषण संभव नहीं होता है। तो संप्रेषण के तत्व में क्या आया? स्पष्टता, सतता, पर्याप्तता, सामयिकता, एकरूपता, लचीलापन, स्वीकार्यता, संप्रेषक, आग्राहक, संदेश एवं माध्यम। संप्रेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का सिर्फ एक उद्देश्य होता है और वह है सूचना को गंतव्य तक पहुंचाना। निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत संप्रेषण के उद्देश्य को समझा जा सकता है। पहला, शिक्षण क्षेत्र में, उसका पहला पॉइंट है शिक्षण क्षेत्र में का कक्ष को अद्यतन करना। नई सूचनाओं एवं कक्षा से संबंधित जानकारियों को संप्रेषण के माध्यम से अद्यतन किया जाता है, क्योंकि बिना अद्यतन के कक्षा जीवंत नहीं रह पाती है और नए अनुप्रयोगों से छात्र वंचित रह जाते हैं। दूसरा है प्रेरणा और मनोबल के लिए, कक्ष में अक्सर विद्यार्थियों में अधिगम को लेकर निराशा का भाव जागृत होता है। ऐसे में बेहतर एवं प्रेरणादायी संप्रेषण के माध्यम से उनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है कक्षा समूह के संचालन के लिए, किसी भी कक्षा में विद्यार्थी के मध्य एक समूह का निर्माण होता है, लेकिन समूह में समन्वय के अभाव में कक्ष में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में समन्वय बनाए रखने के लिए संप्रेषण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और चौथा है दिशा निर्देश के लिए, शिक्षण कार्यों के दौरान बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब विद्यार्थियों के मध्य अधिगम गलत दिशा में होने लगता है, अतः शिक्षक द्वारा सही संप्रेषण से विद्यार्थियों के मध्य अधिगम का सही दिशा निर्देश किया जाना संभव होता है। दूसरा है एकीकरण के लिए, बेहतर संप्रेषण बेहतर एकीकरण को जन्म देता है, क्योंकि समाज हो या कोई राष्ट्र, सभी में निवास करने वाले लोगों के मध्य तक एकीकरण की भावना नहीं होगी तब तक समाज या राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। अतः इन दोनों में संप्रेषण के माध्यम से एकीकरण की भावना को बल दिया जा सकता है। तीसरा है नियंत्रण के लिए, व्यवहारों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक स्वरूपों के मध्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए संप्रेषण का होना आवश्यक होता है। बिना संप्रेषण के समन्वय को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है और समन्वय नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करता है। चौथा है सांस्कृतिक एकीकरण, संप्रेषण सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। इससे दो भिन्न भिन्न संस्थाओं की संस्कृतियों के मध्य मेल जोल की भावना का विकास होता है। साथ ही सांस्कृतिक एकीकरण के मार्ग में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पांचवा है शांति स्थापित करना, संप्रेषण के माध्यम से शांति व्यवस्था को बल मिलता है। कक्ष में कई बार अशांति पैदा करने वाली गतिविधियां जन्म होता है, जिसके पीछे संप्रेषण का अभाव मूल कारण होता है। अतः संप्रेषण के माध्यम से अराजक तत्वों को दूर करते हुए शांति बनाई जाती है। छठवां है अन्य, संप्रेषण को प्रोत्साहित करके श्रम सुधार, सामाजिक संबंधों में सुधार, शिक्षक छात्र के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। फिर किसी संगठन में संचार के द्वारा कर्मचारियों को अवगत कराना, अधीनस्थों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना आदि इसके उद्देश्य हैं। संप्रेषण के कार्य, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। पहला सूचनात्मक कार्य, इंफॉर्मेशनल फंक्शन। संचार का सर्वप्रथम कार्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना।
हमारे चारों ओर के वातावरण में क्या घटित हो रहा है, इसकी सूचना हमें अखबार, टीवी, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, कंप्यूटर आदि से प्राप्त होती है। नवीन खोजों, तथ्यों, विचारों, उपकरणों आदि की जानकारी हमें संचार से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए सूचना के क्षेत्र में संचार का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा है निर्देशात्मक कमांड कार्य। हम अपने से छोटों को घर में भी विविध प्रकार के निर्देश संप्रेषण के माध्यम से देते रहते हैं। इसी प्रकार ऑफिस में ऑफिसर अपने कर्मचारियों को सभा बुलाकर टेलीफोन से संपर्क स्थापित करके पत्र द्वारा इंटरनेट के माध्यम से निर्देश देते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन तक लाभ पहुंचाना है, किन कार्यों को बिल्कुल नहीं करना है तथा किस समय तक कार्य को पूरा कर देना है आदि बातों की समस्त जानकारी आदेशों, निर्देशों के माध्यम से देना ही निर्देशात्मक अथवा कमांड कार्य कहलाता है। तीसरा है समेकित और समन्वित कार्य। समेकित का तात्पर्य है बिखराव को रोकना, सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना है। संचार का यह कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश की एकता तथा अखंडता के लिए आवश्यक है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। चौथा है प्रभाव से। संचार का महत्वपूर्ण कार्य लोगों के ज्ञान, कार्यकुशलता, व्यवहार तथा अभिव्यक्ति में परिवर्तन लाना है। यह कार्य कैसे तथा कब किए जाएं, जिससे कि दूसरे लोग प्रभावित हों, अर्थात दूसरे लोगों को प्रभावित करना तथा उन पर दबाव डालकर उनके व्यवहार, ज्ञान तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना संचार के कार्य हैं। संप्रेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के महत्व को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। पहला है व्यक्तिगत संदर्भ में। यह ज्ञान के लिए विषय वस्तु उपलब्ध कराता है। यह सफलता के लिए मार्ग निर्धारित कराता है। यह दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। और चौथा पॉइंट है यह व्यक्ति को सामाजिक बनाने में सहायता करता है। संप्रेषण के महत्व हमने पहला व्यक्तिगत संदर्भ में 4 पॉइंट देखा। अब दूसरा देखते हैं हम सामाजिक संदर्भ में। उसका पहला पॉइंट है यह समाज में परिवर्तन लाने में सहायक है। दूसरा पॉइंट, यह समाज में व्यक्तियों को शिक्षित कर कार्य में उसे समर्थ बनाता है। तीसरा है यह आकस्मिक कार्यप्रणाली में सहायता करता है। हमने सामाजिक संदर्भ में देख लिया। अब हम तीसरा देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक संदर्भ में क्या है। तो उसका पहला पॉइंट है यह व्यक्ति की वृद्धि के लिए अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराता है। दूसरा पॉइंट है यह समूह में मनोबल बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट है संगठन में लोगों को कुशल कार्य के लिए अभिप्रेरित करता है। और चौथा पॉइंट है यह समन्वय स्थापित करने में प्रोत्साहन देता है। हमने मनोवैज्ञानिक संदर्भ में भी इसका स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं भौतिक संदर्भ में। संप्रेषण का महत्व भौतिक संदर्भ में। यह ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां लोग एक दूसरे से संप्रेषण कर सकें। यह लोगों को व्यवहार नियंत्रण हेतु उपकरण उपलब्ध कराता है। अब हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। कार्यात्मक दृष्टिकोण से संप्रेषण की संगठन प्रणाली के आधार पर संप्रेषण को 2 प्रकारों में बांटा गया है, औपचारिक संप्रेषण व अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण, पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संप्रेषण वह माध्यम है जिसमें सभी नियम पहले से बने होते हैं। यह अधिकांशतया मौखिक या लिखित होते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि में किया जाता है। लिखित औपचारिक संप्रेषण में लेटर, ईमेल, फैक्स आदि आते हैं और मौखिक औपचारिक संप्रेषण में जो हम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या ऑफिस में सीनियर जूनियर में से वार्तालाप करते हैं आदि आते हैं। प्रत्येक संगठन में औपचारिक संप्रेषण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। इसे आधिकारिक संप्रेषण भी कहा जाता है। इस संप्रेषण के अंतर्गत प्रेषक अधिक प्रभावी होता है। प्रत्येक संगठन के लिए औपचारिक संप्रेषण आवश्यक है तथा इसकी कार्यप्रणाली पूर्व निर्धारित होती है। औपचारिक संप्रेषण 3 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है लंबवत संप्रेषण। इस प्रकार की संप्रेषण प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर चलती है, जिसमें उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी की संप्रेषण प्रक्रिया सम्मिलित है।
ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे ऊपर से नीचे की ओर हम समझ सकते हैं अध्यक्ष है, जनरल मैनेजर है, फिर विभागीय मैनेजर है, फिर फोरमैन है, फिर कर्मचारी है। और नीचे से ऊपर की ओर तो कर्मचारी, फोरमैन, विभागीय मैनेजर, जनरल मैनेजर, फिर अध्यक्ष की ओर, ऐसा होगा। ऊपर से नीचे की ओर को हम अवरोही कहते हैं, जब से नीचे की ऊपर की ओर हम आरोही कह सकते हैं। दूसरा है क्षैतिज संप्रेषण। लंबवत संप्रेषण जो कि औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, उसका ही दूसरा भाग है क्षैतिज संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण का दूसरा भाग क्षैतिज संप्रेषण। किसी संगठन के एक ही स्तर के व्यक्तियों द्वारा किए गए संप्रेषण को क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार की संप्रेषण व्यवस्था का प्रयोग किसी समस्या के शीघ्र समाधान एवं निर्णय लेने के लिए किया जाता है। जिन संगठनों में विभागीय निर्भरता अधिक होती है, वहाँ क्षैतिज संप्रेषण का प्रयोग अधिक किया जाता है। तीसरा है तिर्यक संप्रेषण। तिर्यक संप्रेषण व्यवस्था में विपरीत स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे संपर्क करते हैं। इस संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जुड़े व्यक्तियों के मध्य कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इस प्रकार का संप्रेषण अलग अलग विभागों एवं स्तरों के बीच होता है। इस संप्रेषण के द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कम समय में सरलता से हो जाती है। साथ ही साहचर्य की भावना का भी विकास होता है। औपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क। औपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क 6 प्रकार के होते हैं। श्रृंखला नेटवर्क, चेन नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण किया जाता है। इस संप्रेषण से कार्य की गति उच्च होती है तथा कार्य परिशुद्धता अधिक होती है और कार्य संतुष्टि कम होती है। जैसे ए के बी के बीच जो भी श्रृंखला नेटवर्क है, यह दर्शाया गया है। तारा नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत किसी संस्था में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी संप्रेषण के लिए अपने उच्च अधिकारी से संबद्ध रहते हैं। इस नेटवर्क के अंतर्गत नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, किंतु इसमें कार्य संतुष्टि कम होती है। तीसरा है वित्त संप्रेषण नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कुछ व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार होती है कि वे एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। इस संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कार्य की गति मंद, नेटवर्क कमजोर तथा कार्य संतुष्टि अधिक होती है। इस नेटवर्क का उपयोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आदि में किया जाता है। चौथा है सभी मार्ग नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बात कर सकता है। इस नेटवर्क में प्रेरणा अधिक होती है, किंतु इसमें नेतृत्व कमजोर पाया जाता है। पांचवा है वाई आकार का संप्रेषण। इस प्रकार के संप्रेषण को योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिसके कारण इसका प्रभाव कई विभागों पर होता है। अतः यह नेटवर्क अंतर्विभागीय स्तर पर प्रचलित होता है। इस प्रकार संप्रेषण शासन स्तर से प्रशासन स्तर को दिए गए दिशा निर्देशों में दिखाई देता है। छठवां है उल्टा वी संप्रेषण। किसी संगठन में जब एक ही स्तर के अधिकारियों तथा अधीनस्थों के मध्य विश्वास का भाव होता है, तब इस नेटवर्क का प्रयोग होता है। इस नेटवर्क का प्रभाव प्रशासन में अधिक होता है। औपचारिक संप्रेषण के लाभ। पहला है बाधा रहित संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण नियम कानून से चलता है, अतः यह पूर्ण निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है। इसमें सूचना देने वाले को यह पता होता है कि संदेश को कहाँ और किस प्रकार भेजना है, जिस कारण इस संप्रेषण को त्रुटिहीन माना जाता है। दूसरा है अनुशासन। औपचारिक संप्रेषण के माध्यम से किसी भी संगठन में अनुशासन की भावना में वृद्धि होती है। संगठन में अनुशासन की भावना में वृद्धि होती है। और दूसरा है समन्वय। औपचारिक संप्रेषण संगठन के विभिन्न विभागों व विभिन्न कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। चौथा है विश्वसनीयता। उद्देश्य, आदेश, निर्देश आदि के संदर्भ में औपचारिक संप्रेषण अन्य संप्रेषण की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जाता है। पांचवा है दक्षता में वृद्धि। औपचारिक संप्रेषण में संगठन की दक्षता में वृद्धि होती है। छठवां है अभिलेखीय रिकॉर्ड। औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत पत्र, रिपोर्ट, मेमो आदि को माध्यम बनाया जाता है,
जिसे हमेशा स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है और भविष्य में किसी प्रकार के निर्णय लेने में सहायता करता है।